नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा हरनौत स्थित कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका जाकर स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने पिता स्वर्गीय राम लखन सिंह और अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार, पुत्र निशांत कुमार और निकट परिजनों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल्याण बिघा हरनौत स्थित कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका में स्वर्गीय परमेश्वरी देवी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा के भगवती मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कल्याण बिघा और आसपास के लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यधिक प्रफुल्लित थे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बिहार के सहरसा जिले में 1 जनवरी की सुबह बड़ी घटना हो गई। यहां बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को एक ऑटो ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में रत्नेश सदा को कई जगह पर चोटें आई है। रत्नेश सदा का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। पुलिस ने ऑटो के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा अपने पैतृक गांव गए हुए थे। सुबह के वक्त मंत्री अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ऑटो चालक ने इन सभी को रौंद दिया। इस घटना में मंत्री रत्नेश सदा और उनके 4 बॉडीगार्ड जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद रत्नेश सदा को अस्पताल से घर भेज दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि सभी की हालत पहले से बेहतर है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा ऑटो को भी जब्त कर लिया गया है। और अब खबर झारखंड से, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हारने के बाद प्रदेश बीजेपी अब जनाधार मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। झारखंड बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान पर फोकस किया जा रहा है। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पार्टी ने सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर आम लोगों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि 22 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। राज्य में बीजेपी द्वारा प्राथमिक सदस्य बनाने पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं, जिसमें से 1 सक्रिय सदस्य को 50 प्राथमिक सदस्य बनाना जरूरी है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी ने मॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आम लोगों से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जाएगा। इससे बीजेपी को झारखंड में एक मजबूत जनाधार बनाने में मदद मिलेगी। अंतिम दिन आज हमारी बैठक हुई है। आज की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने किया और सदस्यता अभियान पर व्यापक चर्चा हुई, इसको गति प्रदान कैसे किया जाए। इस संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ
इस बैठक में हमारे प्रमंडलीय प्रभारी, सदस्यता अभियान के प्रदेश की टोली, जिला की टोली, सभी लोग शामिल हुए और एक स्वर से इस बात का निर्णय लिया गया कि सदस्यता अभियान को हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। साल 2024 झारखंड पुलिस के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा। खासकर नक्सली फ्रंट पर झारखंड पुलिस ने बेहतरीन काम किया। वहीं संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े कई कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मंगलवार को झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमलवी होमकर के द्वारा झारखंड पुलिस के नक्सल साइबर संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि नए साल 2025 में डीजीपी झारखंड के नेतृत्व में पुलिस अपराध और उग्रवाद से मुक्ति के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आईजी अभियान अमोलवी होमकर, आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज, डीआईजी नौशाद आलम ने पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। आईजी होमकर ने कहा कि पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए काफी सतर्क और संवेदनशील रहते हुए आने वाले वर्ष में भी आम नागरिकों के समस्याओं के निराकरण और बेहतर समाज निर्माण करने के लिए अग्रसर है। आईजी अभियान होमकर ने बताया कि नक्सल अभियान के दौरान 2024 में कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सैक सदस्य 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6, एरिया कमांडर 6 शामिल हैं। वहीं वर्ष 2024 में 24 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें जोनल कमांडर 4, सब जोनल कमांडर 1, एरिया कमांडर 3 और सदस्य 1 शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए। पूरे झारखंड 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था और वहां पे थाना प्रभारी नीमिया घाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है। नववर्ष के मौके पर देवघर के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर खुद पूरे मंदिर में अपने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष 1 जनवरी को 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं देवघर के डीसी विशाल सागर ने कहा कि ठंड के मौसम में सुबह के दौरान धूप होगी, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी उसमें से भीड़ और बढ़ती नजर आएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 3 से 4 घंटे में भीड़ कम होने लगेगी। आज नववर्ष का पहला दिन है और हर वर्ष की तरह ये एक्सपेक्टेड है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में आएंगे और बाबा को जलार्पण करेंगे। आज भी ऐसा ही है। अभी जो मैक्सिमम हम लोग भीड़ देख रहे हैं वो मुख्यतः जलसार पार्क से डाइवर्ट हो रही है। B8 कॉलेज तक भीड़ पहले गई थी मॉर्निंग, लेकिन अभी नहीं है। जलसार पार्क से हो रही है। विदिन 2-3 घंटे में हमें लग रहा है कि नॉर्मल भीड़ हो जाएगी, क्योंकि नववर्ष है तो लोग बाबा के दर्शन के बाद में फिर पिकनिक मनाने भी जाना चाहते हैं। तो अभी 2-2.5 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि मंदिर का जो भीड़ है वो पूरी तरह से कंट्रोल तरीके से अभी भी चल रहा है और 2 घंटे में बहुत नॉर्मल भीड़ हो जाएगी। कोई भी विशेष दिन होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आते हैं। ठंडी का समय है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी, इसको देखते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे 1.5-2 लाख श्रद्धालु आज जला पाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों ने 31 दिसंबर की रात नववर्ष के आगमन को लेकर पूरी तरह उत्साह दिखाया। नववर्ष के मौके पर लोग विभिन्न क्लब और होटलों में जाकर आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और वे जमकर थिरके।
कई स्थानों पर स्थानीय कलाकारों और विदेशी कलाकारों के जुगलबंदी ने जश्न को और भी मजेदार कर दिया। डीजे बीट्स पर नाचने में पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चे भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। लोग एक दूसरे को नव वर्ष की बधाइयां देते हुए भी नजर आए। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जलगांव में मंत्री गुलाबराव पाटिल के गांव पालधी में दो गुटों के बीच विवाद के बाद आगजनी हुई है। हालांकि अब यहां तनाव शांत हो गया है, पर एहतियात के तौर पर यहां कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस घटना में पुलिस ने रात में ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अपील की है कि गांव में शांति बनी रहे और कोई अफवाहों पर ध्यान न दे। पुलिस ने बताया कि दो गुट के बीच आपसी विवाद था। पालधी थाने में अज्ञात तकरीबन 20-25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो जलगांव की यह घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां दो गुटों के बीच विवाद हो गया और विवाद ने विकराल रूप ले लिया। उसके बाद आगजनी की भी घटनाएं हुई हैं। कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। हालांकि रात में ही कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके साथ ही कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली और उसमें सभी नगरीय निकायों को अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्य, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा है। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और इनके निर्माण के निर्देश दिए। साव ने अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से काम करते हुए राज्य के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए अच्छी गुणवत्ता की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल परिसर का इस तरह निर्माण करें कि शहर में इसकी विशेष पहचान और दर्शनीय स्थल बने। उन्होंने प्रदेश के 12 शहरों में बनाए जा रहे नालंदा परिसर के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र काम आरंभ करने को कहा है। साव ने अधिकारियों से कहा है कि नालंदा परिसर का शानदार और आइकॉनिक निर्माण होना चाहिए। नालंदा परिसर और अटल परिसर का निर्माण सरकार के महत्वाकांक्षी कार्य हैं। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खुद इनकी मॉनिटरिंग करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। रायपुर में नीरज सिंह राजपूत ने थाना मानाका में रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके छोटे भाई धीरज को टाटी बांध चौक में अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से मारकर घायल कर दिया था। धीरज को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सिविल लाइन निवासी दिनेश सोनी को गिरफ्तार किया, जिसने अपने साथियों योगेश यादव और जसवंत राव के साथ वारदात को अंजाम देने के बारे में इसकी स्वीकारोक्ति दी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू को जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 112 की गाड़ी से वहां से इनको तत्काल हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जिसमें कृष्णा यादव है वो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 112 की गाड़ी से वहां से इनको तत्काल हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जिसमें कृष्णा यादव है वो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मृतकों के गले और कलाई पर चोट के निशान हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि सभी 5 लोगों को खाने में नशीला पदार्थ दिया गया। उसके बाद उनके हाथ की नसों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
पारिवारिक कलह में बेटे द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। फिलहाल हत्यारोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार परिवार आगरा से लखनऊ आया था और वहां एक होटल शरणजीत के रूम नंबर 109 में 30 दिसंबर से ठहरा हुआ था। कुल 7 लोग रुके थे, जिनमें मां और 4 बेटियों की हत्या हुई है। आरोप बेटे पर है, जिसका नाम अरशद है। पुलिस पूछताछ में अरशद सिर्फ इतना ही कह रहा है कि यह हमारा पारिवारिक मसला है। वह बार बार बस एक लाइन दोहरा रहा है कि मुझे पता है यह लोग क्या करती हैं। लखनऊ पुलिस का कहना है कि होटल से एक महिला और 4 लड़कियों की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके गले और कलाई पर निशान मिले हैं। हत्या कैसे हुई ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। हालांकि ये साफ है कि कोई गोली मारकर मर्डर नहीं हुआ है। वहीं पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि कलाई और गर्दन पर पतले धारदार हथियार के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि मृतक 4 बेटियों में से 2 नाबालिग है, जबकि 2 की उम्र भी 18 और 19 साल ही है। लखनऊ के होटल के अंदर हुई इन 5 हत्याओं से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि बेटे अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। शक पिता पर भी है, वह अभी फरार है। अरशद से पूछताछ की जा रही है। रामनगरी अयोध्या में नववर्ष 2025 की अगवानी रामलला के दर्शन पूजन से हो रही है। नए साल के पहले दिन बुधवार को राम मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। नववर्ष के मौके पर आस्था का नजारा रामनगरी में नजर आया। राम मंदिर और हनुमंत लल्ला के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रामपथ से लेकर भक्ति पथ तक पूरे दिन श्रद्धालुओं के जय घोष गूंजते रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार नए वर्ष पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में उमड़े आस्था के सैलाब को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह 1 जनवरी या नववर्ष के लिए नहीं, बल्कि युवाओं का रुझान अयोध्या की तरफ बढ़ा है। अवकाश के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। सामान्य दिनों में 75 से 80 हजार लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे थे और पिछले 8 दिनों से अगर बात की जाए तो लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि पहले अवकाश में लोग गोवा, नैनीताल, हिमाचल और मसूरी जाते थे। अब लोग अयोध्या आने वाले की संख्या बढ़ गई है। जहां गोवा, नैनीताल, हिमाचल और मसूरी जाने वालों की प्रतिशत कम हुई है। नवयुवक अपने अवकाश के दिनों का सदुपयोग कर रहे हैं। जनपद संभल की चंदौसी के लक्ष्मणगंज में चल रही बावड़ी की खुदाई को रोकना पड़ा है। दूसरे तल की खुदाई के दौरान निकल रही गैस जैसे धुएं के कारण खुदाई को रोकना पड़ा। दरअसल जनपद संभल की चंदौसी के लक्ष्मणगंज में कुछ दिन पूर्व मिली बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है, जिसकी खुदाई आज भी की जा रही थी। लेकिन खुदाई के दौरान दूसरे तल पर जब मजदूर खुदाई कर रहे थे, उन्हें वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ठेकेदार मुन्ना सिंह को दी, जिन्होंने लेबर को वहां पर कार्य रोकने के लिए कहा। इस विषय में जानकारी देते हुए मजदूर के ठेकेदार मुन्ना सिंह ने बताया कि जब उनकी लेवल दूसरे तल की खुदाई कर रही थी, तब मजदूरों ने वहां से धुआं निकलने की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने अपने लेवल से वहां कार्य करने से मजदूरों को रोक दिया। आपका मुन्ना सिंह। अच्छा, आपकी लेबर यहाँ काम कर रही थी, क्यों बंद कर दिया काम आज? ये जो है धुआं के वजह से जो बंद कर दिया गया। कोई गैस से पिटती तो नहीं है? हाँ जी। तो एएसआई की टीम भी आई थी, क्या कह के गई थी? वो ये रुकवा गई थी, बोले इतना ही रहने दो, क्योंकि ये बाद में जो है इस चीज को करेंगे। अरे कितने दिन से आपकी यहाँ लेबर जो काम कर रही है? यहाँ जो है 13वां दिन है। कितनी लेबर होगी आपकी? मेरी जो लेबर 12-13 लेबर चल रही है। अच्छा, तो और बाकी एक टीम अलग चल रही है। हाँ, यहाँ पे भी चल रही थी। तो क्या बताया आपको लेबर ने? यहाँ पे लेबर ने जो है धुआं बताया था, मतलब उसकी जो है धुआं जो है निकल रहा है, इसी वजह से कार्य रोक दिया गया। कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार जब परवान चढ़ता है तो क्या दुश्मन, क्या सरहद, कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अंदाजा बाबू की प्रेम कहानी से लगाया जा सकता है। अलीगढ़ के बाबू के द्वारा पड़ोसी देश की सरहद पार करने के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने दांव पर लगा दी है।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी युवती से उसे प्रेम हुआ तो अलीगढ़ के बाबू के द्वारा बिना वीजा और पासपोर्ट के सरहद को पार कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बाबू को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहां के रहने वाले बादल उर्फ बाबू की प्रेम कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है। इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा दुश्मन की सीमा पार करने और बिना वीजा और पासपोर्ट के सरहद में प्रवेश करने की प्रशंसा की जा रही है, तो कुछ के तरफ से पाकिस्तान से बाबू को सकुशल वापस लाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है। बताया जाता है कि अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के नगला खिटकारी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय बादल उर्फ बाबू ने सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी महिला से प्रेम कर लिया। इस प्यार में बाबू इतना गुमराह हो गया कि उसने अपने घर को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। बादल पाकिस्तान के मोजामोंग क्षेत्र के पास सीमा में घुसने और संदिग्ध गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 27 दिसंबर की बताई गई है। उसके पिता के अनुसार 30 नवंबर को उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बेटे से बात की थी, जिसमें बेटे ने बताया कि उसका काम पूरा हो गया है। इसके बाद से बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ। पाकिस्तान पुलिस ने आरोप लगाया है कि बादल पहले भी 2 बार भारत पाकिस्तान सीमा पार करने की कोशिश उसने की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। तीसरी बार आखिरकार वह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा। पाकिस्तान में बादल को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया। गोरखपुर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और अन्य अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने असहाय व्यक्तियों की स्थिति का जायजा लिया, ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने रैन बसेरों में साफ सफाई, गर्म पानी और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जरूरतमंद को ठंड में बाहर न रहना पड़े और सभी सुविधाएं समय पर मुहैया कराई जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों को राहत देना उनकी प्राथमिकता है। रैन बसेरों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने भी लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन ने सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि रैन बसेरों में कोई कमी ना हो। गाजीपुर में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में लोग घरों और जिला में बने रैन बसेरों में दुबके हुए हैं। ठंड से बचाव के लिए गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बनाए गए अस्थायी रैन बसेरा का डीएम आरेका अखौरी ने जायजा लिया। पास में झोपड़ी में रह रहे गरीबों ने अपने हाथों से उनसे कंबल लिया है। इस दौरान डीएम आरेका अखौरी ने बताया कि ठंड बहुत है। ठंड से बचाव के लिए जनपद में जिला प्रशासन द्वारा कुल 210 जगहों पर उन्हें चिन्हित किया गया है, जहां पर प्रतिदिन रात 8 बजे अलाव जलवाए जा रहे हैं। साथ ही जनपद में कुल 7000 कंबल गरीबों और बेसहारा लोगों में वितरित किए जा चुके हैं। अभी भी कंबल का वितरण जारी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों और जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जनपद में स्थायी और अस्थायी कुल 18 रैन बसेरा संचालित किए जा रहे हैं। एक अस्थायी रैन बसेरा गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर संचालित है, जो आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जहां पर चारपाई, गद्दा, रजाई के साथ अलाव और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही विकास भवन के पास नगर पालिका द्वारा स्थायी रूप से एक रैन बसेरा को संचालित किया जा रहा है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।